नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल मीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई के डायरेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईज ऑफ लिविंग एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल मीट से रिलेटेड। ओके, क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ओके, वो कहां पर गए हैं? वो एक बायलैटरल विजिट पर गए हैं बांग्लादेश में। ओके, ये जो मीटिंग है ये पहले हो रही है, इसके बाद क्या होने वाला है मार्च 2020 में, यानी कि इसी मंथ के एंड में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी बांग्लादेश की विजिट पर जाने वाले हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक और डेवलपमेंट हुआ था इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में, जहां पर इंडिया का जो रिपब्लिक डे की परेड होती है वहां पर बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस ने भी पार्टिसिपेट किया था और सेलिब्रेट किया था 50 ईयर्स ऑफ 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर दैट लीड टू लिबराइजेशन ऑफ बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश के जो इंडिपेंडेंट मिला था 1971 की वॉर के बाद, उसके 50 ईयर्स को हमने सेलिब्रेट किया था और उसी सेलिब्रेशन के तहत बांग्लादेश की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन रिपब्लिक परेड में। ओके, चलिए ठीक है, तो ये रिसेंट डेवलपमेंट्स वगैरह हो गए। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड और कंटेस्ट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी जो मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज हुई है जहां पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें कुछ बेसिक सी चीजों के ऊपर बातें हुई हैं। ठीक है, सबसे पहली रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। दोनों ही कंट्रीज ने यह बात मानी है कि कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हैं दोनों ही कंट्रीज के बीच में रिलेशंस की, चाहे वो माइग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज हों, ओके, फिर उसके बाद चाहे वो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट हो या फिर और भी कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हो, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और दोनों ने ही कंक्लूजन दिया है कि हम इन चैलेंजेस को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। ओके, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव नोट है। उसके बाद फिर दोनों ही कंट्रीज एग्री हुई है कि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए हमें काम करना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे बांग्लादेश जिससे कि इंडिया को हार्म हो, या फिर इंडिया कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे बांग्लादेश को हार्म हो। ओके, फिर दोनों ही कंट्रीज ने कॉपरेशन की बात की है ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है ना, और बांग्लादेश ने इंडिया को एक तरह से थैंक्स बोला है क्योंकि इंडिया ने जो इतनी मदद की है बांग्लादेश की कोविड-19 को टैकल डाउन करने में। ठीक है ना, सबसे पहले जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था तब भी इंडिया ने हेल्प की थी बांग्लादेश की, और अभी भी जब कोविड की वैक्सीन इंडिया ने डेवलप कर ली है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उसके 9 मिलियन डोजेस बांग्लादेश ने रिसीव किए हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। उसके बाद फिर मल्टी डायमेंशनल रिलेशन की बात की गई है। ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ हमारे मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस हैं। जो लोग हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज देख रहे हैं उन्हें पता है कि कुछ कंट्रीज के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप हैं, तो कुछ कंट्रीज के साथ हमारे जो है मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस हैं, यानी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम रिलेशंस बने हुए हैं। वहीं कुछ कंट्रीज के साथ एक दो चीजों को लेकर ही हमारे रिलेशंस हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, कल्चरल, पीपल टू पीपल टाइज और एनर्जी कॉर्पोरेशंस वगैरह की फील्ड में हम लोग साथ में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने जो है बांग्लादेश को कांग्रेचुलेट किया है, क्योंकि क्या हुआ था, बांग्लादेश को पहले यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में रखा गया है सिंस 1975, लेकिन 2018 में उसे अपग्रेड कर दिया गया टू डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, और अब कुछ सब कुछ वगैरह सही चलता है तो ये जो डेवलपमेंट कंट्री का स्टेटस है 2026 में बांग्लादेश को ऑफिशियली दे दिया जाएगा। ओके, तो इंडिया ने उसे पहले से ही कांग्रेचुलेशन बोल दिया है बांग्लादेश को। ठीक है, यह भी बताता है दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशंस को। उसके बाद ठीक है, फिर दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। बॉन्डिंग ऑफ बोथ द कंट्रीज इन सेंट्रल टू द रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम ऑफ पीसफुल, प्रॉस्परस एंड प्रोग्रेसिव साउथ एशिया। ठीक है, फिर कोविड-19 के टाइम से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज हुई थी बांग्लादेश के साथ। ठीक है,
फिर तीसरा इशू को लेकर भी, तीसरा इशू क्या है ना, तीसरा रिवर जो है वो आपको पता होगा इंडिया के सिक्किम स्टेट से ओरिजिनेट होती है। ओके ठीक है, फिर बांग्लादेश को क्रॉस करती हुई वेस्ट बंगाल को क्रॉस करती हुई बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। ठीक है ना, इंडिया क्या है, वो अपर रिपेरेंट स्टेट है, यानी कि रिवर पहले इंडिया से क्रॉस होती है, उसके बाद बांग्लादेश में जाती है। ठीक है ना, लेकिन तीसरा जो रिवर है वो दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी बांग्लादेश के लिए एग्रीकल्चर बहुत हद तक तीसरा के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके साथ साथ बांग्लादेश की लाइफलाइन भी है तीसरा। ठीक है, तो क्या होता है ना, कई बार डिस्प्यूट वगैरह अराइज हो जाता है इन चीजों को लेकर, इस रिवर को लेकर। उसके लिए क्या हुआ है, वाटर रिसोर्स सेक्रेटेरिएट्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं इस मीटिंग्स में। ठीक है ना, और कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी। ओके, यानी कि कनेक्टिविटी को लेकर दोनों ही कंट्रीज काम कर रही हैं। इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी विद बांग्लादेश बियॉन्ड 20 ईयर्स टू चेंज द रीजन जियो इकोनॉमिक सिनेरियोज। ठीक है, कनेक्टिविटी और सबसे अच्छी कनेक्टिविटी वाटरवेज जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी डेवलप की जा सकती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। और अगर बांग्लादेश में हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग रही तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के जो सिचुएशन, जो उसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश जो है इंडिया को इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करता है। बाय चांस कभी हमारा चाइना के साथ वॉर वगैरह हो जाता है और चाइना किसी तरह से इंडियन मेनलैंड को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से कट कर देता है, तो बांग्लादेश के थ्रू हमें एक एक्सेस मिल जाएगा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है ना, एक चिकन नेक बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए इस इशू के बारे में। ओके, तो यहां पर भी हम कनेक्टिविटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर बांग्लादेश सेंट्रल टू इंडियाज पॉलिसी। ठीक है ना, ये बात ना बहुत पहले से चली आ रही है, जब लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। ओके, उसके बाद फिर उस पॉलिसी को अपडेट किया गया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आई गई। तब से ही बांग्लादेश का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है और इंडिया बहुत ज्यादा फोकस करता है बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को बेटर करने में। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम आगे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वगैरह है रिसेंटली। ठीक है ना, कंटेनर कार्गोज वगैरह जो है चट्टोग्राम से अगरतला चलाए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इनलैंड वाटरवेज को बनाया जा रहा है, त्रिपुरा और नेशनल वाटरवेज को, जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद फिर 10 ब्रॉड गॉर्ज लोकोमोटिव्स की भी शुरुआत की जा रही है और उसके साथ साथ जॉइंट वेंचर इन एनर्जी सेक्टर। ठीक है ना, ये भी काम किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट से। देखिए, एक पिटीशन फाइल की गई है, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, ताकि अपॉइंटमेंट की जा सके रेगुलर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, जो उनके डायरेक्टर होता है, जो हेड होता है सीबीआई का, उसके डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए एक पिटीशन को फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जो डायरेक्टर है सीबीआई का वो किसके अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है, तो एक एक्ट है आपका, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसी के सेक्शन 4A के अकॉर्डिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट को। ठीक है, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया गया है। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि सीबीआई का डायरेक्टर का सेक्शन बताइए, आप कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट किया जाता है। ओके, चलिए फिर उसके बाद फिर देखिए, जो सीबीआई हमारी जो एजेंसी है, सभी ने सुना होगा इसका, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको हेड किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, एक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है उसका जो सिक्योरिटी, उसका जो टेन्योर होता है वो 2 इयर्स का होता है और उसको सिक्योरिटी दी जाती है 2 इयर्स की, यानी कि उसे 2 साल के पहले रिमूव नहीं किया जा सकता उसकी पोस्ट से। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि जो सिक्योरिटी है सीबीआई के डायरेक्टर की वो कितनी ईयर्स की होती है। ओके, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट जो है सीबीआई के डायरेक्टर की वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है। ओके, तो एक लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है 2013 का, जिसने अमेंडमेंट की थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में। तो इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है। क्या होता है, डायरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए एक कमिटी बनाई जाती है। ठीक है, ये जो कमिटी होती है वो 3 मेंबर्ड कमिटी होती है। कौन कौन होता है इसमें, प्राइम मिनिस्टर जो उसके चेयरपर्सन के तौर पर काम करते हैं, उसके बाद फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होता है। ठीक है, और थर्ड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो उसके बिहाफ पर कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ 2014 में, क्या हुआ, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो किसी भी पार्टी से नहीं आ पाया, क्योंकि आपको पता होगा मिनिमम 10% सीट रिक्वायर्ड होती हैं अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा बनना है तो। ठीक है, लेकिन 2014 में क्या हुआ ना, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके पास 10% वोट का शेयर हो, इसीलिए एक और अमेंडमेंट किया गया 2014 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, और इसी एक्ट में चेंजेस करके क्या किया गया, अब क्या बोल दिया गया, पहले क्या हुआ करता था, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा हुआ करता था, तो इसको चेंज कर दिया गया लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, इससे इसको चेंज कर दिया गया। ओके, फिर सीबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो सीबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1963 में बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, लेकिन क्या सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करता है? तो नहीं, ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर वर्क करता है ये। ओके, इसको स्टैब्लिश करने के लिए जो इंपॉर्टेंट कमिटी है वो कौन सी थी? संथानाम कमिटी। ओके, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड कमेटी बनाई गई थी और इसी ने रिकमेंडेशन दी थी कि एक सीबीआई नाम की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर सीबीआई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई भी एक्ट वगैरह स्पेशली इसको लेकर नहीं बनाया गया है। ये जो अपनी पावर्स है वो कहां से डिराइव करता है? तो स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ही अपनी पावर्स को लेता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ठीक है, लेकिन ये स्टेट में भी जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि क्या सीबीआई को अगर स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है या नहीं होती है। ठीक है ना, यह बात आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर ये सपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को। आपको पता होगा इनकी खुद की कोई अलग से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, लोकपाल की भी कोई अलग से बॉडी वगैरह नहीं है जो इसके अंदर वर्क करती हो, इसको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती हो। तो अगर लोकपाल को भी इन्वेस्टिगेशन का काम करना होता है तो सीबीआई उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हमारे देश को इंटरनेशनल पुलिस या फिर इंटरपोल के साथ मिलकर कोई मिशन वगैरह को काम करना है, ठीक है, तो वहां पर भी सीबीआई इंडिया की तरफ से इंटरपोल के साथ इंटरैक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई, लेकिन बहुत ज्यादा ही न्यूज में रहती है। इसे क्या बोला जाता है? कई बार इसे केज पैरेट बोला जाता है। ठीक है, मतलब पिंजरे के अंदर बंद तोता। ओके, क्योंकि ऐसा आरोप वगैरह लगते हैं सीबीआई के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करता है। ठीक है, तो वो इशू भी आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। अभी न्यूज में नहीं है तो हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, कभी न्यूज में आता है तो हम डिस्कस कर लेंगे, खुद से भी आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है ईज ऑफ लिविंग एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में। क्या कंटेस्ट है? ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, रैंकिंग वगैरह दी जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह होती है उनको रैंकिंग दी जाती है कि किसने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है ना, दो पैरामीटर्स होते हैं आपके ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और उसके साथ साथ म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, क्या बताता है ये म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो अकंपनीड टू द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, इट सीक्स टू एग्जामाइन लोकल गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस इन म्युनिसिपैलिटीज अक्रॉस एरिया ऑफ सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी कैसा वर्क कर रही है अलग अलग सेक्टर में, उससे रिलेटेड बातों को ये सामने रखता है। ठीक है, इट आल्सो सीक्स टू सिंप्लीफाई एंड इवैल्यूएट कॉम्प्लेक्सिटीज इन द लोकल गवर्नेंस। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वगैरह जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो फेस कर रही हैं उसको भी ये इलैबोरेट करता है और सामने रखता है। ठीक है, कवरेज की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 111 म्युनिसिपैलिटीज इसके अंडर आती हैं। ठीक है, पैरामीटर कौन कौन से डिसाइड किए गए हैं? तो सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, ये पैरामीटर्स को फाइनलाइज किया गया है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हमारी सारी म्युनिसिपैलिटीज को, जहां पर पॉपुलेशन जो है वो है मिलियन
प्लस, यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन और जहां पर 1 मिलियन से लेस पॉपुलेशन, ठीक है ना। इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है म्यूनिसिपैलिटीज को। अगर बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इंदौर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक अटेंड की है पूरी कंट्री में, जो कि काफी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर लेस देन मिलियन की बात करें तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है, ठीक है। यहां पर दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल नहीं है, ये दिल्ली में भी बहुत सारी अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। बड़ी सिटी है काफी ज्यादा, तो उसका जो एक पार्ट एरिया है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, उसने टॉप किया है, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो यहां पर क्या बात करती है, जो लिविंग इंडेक्स मतलब कि किस प्रकार जो रहना है लोगों का वो कैसा है, ठीक है ना। तो किस लिए एम किया गया, ये इनेबल सिटीज टू systematically access themselves against global and national benchmarks and encourage them to shift towards outcome based approach to urban planning and management, ठीक है। यहां पर कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ सिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस, ठीक है। बाकी सारी बेसिक बातें ओके। कैटेगरीज वगैरह एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, शेल्टर बिल्डिंग, एनर्जी कंजम्पशन एंड सिटी रिलेजेंस, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंडेक्स एज पर आर एग्जामिनेशन कंसर्न, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ध्यान में रखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 11 है वो किसके अंडर वर्क करता है, वो इंडिकेट करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह इंप्रूव हुआ है कि नहीं सिटीज में, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज वगैरह का डेवलपमेंट कैसा है उस चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारी जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं या इंडेक्स में क्या होता है ना कि ये बातें भी सामने आ जाती है कि कौन सी सिटी जो है वो किस सेक्टर में पुअर परफॉर्म कर रही है, तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, हम उस सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, ओके। सो गाइस, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।